कभी सोचा है कि कुछ संस्कृतियों में वीर्य यानी सीमन लॉस को लेकर इतना गहरा डर क्यों होता है? ये सिर्फ कोई पुरानी बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंता है जो हमें शरीर, स्वास्थ्य और संस्कृति के बीच के बड़ी ही कॉम्प्लेक्स रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताती है। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन की जिसे धात सिंड्रोम कहते हैं, जो खास तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलती है। और यकीन मानिए, ये डर सिर्फ कोई वहम नहीं है, ये कई लोगों के लिए एक बहुत ही असली दर्द है। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हम इसे परत दर परत खोलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये धात सिंड्रोम आखिर है क्या। फिर हम इसकी कल्चरल रूट्स में जाएंगे, यानी शुक्र के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसके बाद हम संयम के इतिहास पर एक नज़र डालेंगे, देखेंगे कि मॉडर्न मेडिसिन इस बारे में क्या कहती है, और आखिर में कल्चर, माइंड और बॉडी के इस गहरे कनेक्शन को जोड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी पीड़ा से। देखिए, धात सिंड्रोम एक कल्चर बाउंड साइकियाट्रिक कंडीशन है जो ज्यादातर दक्षिण एशिया के पुरुषों में देखी जाती है, और ये सीधे सीधे सीमेन लॉस के डर से जुड़ी हुई है। अगर हम मेडिकल भाषा में कहें तो धात सिंड्रोम एक ऐसी हालत है जिसमें इंसान को वीर्य खोने का बहुत ज़्यादा डर और एंग्जाइटी होती है। ये डर किसी भी तरह के वीर्य निकलने से जुड़ा हो सकता है, क्योंकि इसे एक बहुत ही कीमती, एक वाइटल बॉडी फ्लूइड के तौर पर देखा जाता है। तो सवाल उठता है कि ये सिंड्रोम ज़्यादातर होता किसे है? स्टडीज़ एक काफ़ी क्लियर तस्वीर दिखाती हैं। इससे परेशान मरीजों की औसत उम्र करीब 26 साल होती है, और वो अक्सर ग्रामीण इलाकों से आते हैं जहां शायद पढ़ाई लिखाई और आर्थिक मौके थोड़े कम होते हैं। मतलब ये सिर्फ एक पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। जो लोग इससे गुजरते हैं ना, वो अक्सर कई तरह के फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स महसूस करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान, बदन में दर्द और कमज़ोरी महसूस होना। साथ ही इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है, जैसे मूड उदास रहना, चिंता होना और किसी चीज़ पर ध्यान न लगा पाना। कुछ लोग तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स की भी शिकायत करते हैं। अब इस डर को ठीक से समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जिस चीज़ के खोने का डर है, उसकी कल्चरल वैल्यू क्या है। और यहीं पर हम आयुर्वेद की दुनिया में कदम रखते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा शरीर 7 धातुओं से बना है, और शुक्र धातु 7वीं और सबसे रिफाइंड धातु है। इसे बाकी सभी 6 धातुओं का सार या एसेंस माना जाता है। और ये सिर्फ प्रजनन अंगों में नहीं होती, बल्कि एक एनर्जी की तरह पूरे शरीर में मौजूद है। और शुक्र धातु सिर्फ एक फिजिकल चीज नहीं है, माना जाता है कि इससे कई गुण भी आते हैं, जैसे कि हिम्मत, शारीरिक ताकत, प्यार की भावना और यहाँ तक कि जिंदगी का जोश। ये सब इससे जुड़ा है। और हाँ, जाहिर है, रिप्रोड्यूस करने की क्षमता भी। इसीलिए पारंपरिक सोच में इसे बचाकर रखना इतना जरूरी माना गया है। एक आयुर्वेदिक ग्रंथ में एक बहुत ही जबरदस्त एनालॉजी दी गई है, जो कहती है कि शुक्र सिर्फ वीर्य नहीं है, बल्कि एक जरूरी एनर्जी है जो पूरे शरीर में ठीक वैसे ही फैली हुई है जैसे गन्ने में रस या दही में घी। मतलब ये हर सेल का हिस्सा है। एक पारंपरिक मान्यता के हिसाब से वीर्य की एक बूंद की कीमत बहुत ज्यादा है। ऐसा माना जाता है कि 40 बूंद मक्खन से बनती है खून की एक बूंद, और फिर 40 बूंद खून से बनती है वीर्य की सिर्फ एक बूंद। अब ये कैलकुलेशन खुद ही बताता है कि इसके लॉस को लाइफ एनर्जी का इतना बड़ा नुकसान क्यों माना जाता है। चलिए अब इस चीज को थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखते हैं। वीर्य को बचाने की ये जो चिंता है, ये सिर्फ एक संस्कृति तक ही सीमित नहीं है। इसके तार इतिहास और धर्म के सिद्धांतों से भी जुड़े हुए हैं। सीमन को बचाने का ये जो कल्चरल आइडिया है, ये ब्रह्मचर्य से सिद्धांत से बहुत गहराई से जुड़ा है। हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, यौन व्यवहार से दूर रहना, और इसे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक बहुत ज़रूरी प्रैक्टिस माना जाता है। और हाँ, भले ही धात सिंड्रोम कल्चरल रूप से स्पेसिफिक है, पर मास्टरबेशन और सीमन लॉस से जुड़े डर और मिथ्स आपको दुनिया भर की कई संस्कृतियों में मिल जाएंगे। ये बातें कि इससे अंधापन होता है, कमजोरी आती है या कोई मानसिक बीमारी हो जाती है, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। तो ये तो हो गई पारंपरिक और सांस्कृतिक बातें, लेकिन जब हम आज की मॉडर्न मेडिसिन के चश्मे से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर नजर आती है। आइए समझते हैं कि आज के डॉक्टर्स इस कंडीशन को कैसे देखते हैं।
यहाँ दो नजरियों का एक सीधा टकराव है। एक तरफ है पारंपरिक सोच जो इसे जीवन अमृत का नुकसान और एक फिजिकल बीमारी मानती है, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न साइकेट्री इसे कल्चर बाउंड सिंड्रोम कहती है, जिसकी जड़ें अक्सर डिप्रेशन या एंग्जाइटी जैसी साइकोलॉजिकल कंडीशंस में होती हैं। इसीलिए इलाज का फोकस भी शरीर पर नहीं बल्कि मन पर होता है। और ये बात आंकड़ों में भी साफ दिखती है। धात सिंड्रोम से पीड़ित लोगों में अक्सर दूसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी पाई जाती हैं। स्टडीज में 40 से 66% मरीजों में डिप्रेशन के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा एंग्जाइटी और सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर यानी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जिनके लक्षण शारीरिक होते हैं, वो भी बहुत कॉमन है। एक और ज़रूरी बात, इस सिंड्रोम का एक फीमेल वर्जन भी मौजूद है। इसमें महिलाएं नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज, जिसे आमतौर पर सफ़ेद पानी कहा जाता है, उसे एक वाइटल फ्लूइड का लॉस मानती हैं और उसे शारीरिक कमजोरी और कमर दर्द जैसे लक्षणों से जोड़कर देखती हैं। तो आखिर में चलिए इन सारे टुकड़ों को कल्चरल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल एक साथ जोड़ते हैं ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। तो सबसे बड़ी बात क्या है? देखिए, भले ही मॉडर्न साइंस ये ना माने कि सीमन लॉस से फिजिकल वीकनेस होती है, लेकिन जो इंसान धात सिंड्रोम से गुजर रहा है, उसका दर्द, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, वो 100% असली है। और ये दिखाता है कि हमारा कल्चर कितनी गहराई से तय करता है कि हम अपनी तकलीफ को कैसे महसूस करते हैं और कैसे जाहिर करते हैं। और ये हमें इस आखिरी सवाल पर लाके छोड़ता है। जरा सोचिए, हमारी अपनी संस्कृति हमारे स्वास्थ्य, हमारे शरीर और हमारी बीमारियों के बारे में हमारी समझ को कैसे शेप करती है। सोचने के लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल है ना?